हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलो एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौधों और जीवों के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति है वो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भी उतनी ही सांस लेगा जितनी कि मैदानी क्षेत्र में ले रहा था, पर वो थोड़े दिनों बाद सहज नहीं होगा। और ये उदाहरण बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन एक सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों और जीवों के अनुकूलन से संबंधित है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन परनुकूल कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। नहीं, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा ये अजैव घटक में सम्मिलित हैं। तो ये गलत होगा। तो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 व 2 सही हैं परंतु 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक हैं। इन्हें कभी कभी ऊर्जा के घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उसको पसीना नहीं आता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी है केवल तीन, ऑप्शन नंबर डी है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर गर्मी से दूर रहता है। रेत बहुत गर्म होती है। वो मूत्रोत्सर्जन भी बहुत कम करता है तथा उसका मल शुष्क होता है और साथ में उसको पसीना भी नहीं आता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस। उपर्युक्त में से किसका शरीर धारा रेखी नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें मछली और ऑक्टोपस, सॉरी, हाँ, इसमें मछली और ऑक्टोपस का शरीर जो है, इसमें मछली का केवल दो और तीन, केवल मछली बस का शरीर धारा रेखी होता है और स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखी नहीं होता। मछली का शरीर धारा रेखी होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। उपर्युक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं?
ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के लिए क्लोम नहीं होते। ऑक्टोपस में श्वसन के लिए क्लोम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 2 और 3। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पत्तों में, ऑप्शन बी है तने में, ऑप्शन सी है जड़ों में, ऑप्शन डी है इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत होती है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। ऑक्सीजन
व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं। तो पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित करती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2। ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया पौधे, जीव एवं बीज तीनों में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन के श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधों व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपर्युक्त में से कौन से सजीवों, जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो सजीवों में सभी क्रियाएं होती हैं। उद्दीपन, उत्सर्जन और प्रजनन दोनों, तीनों।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई या गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधों व जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। सो दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।